बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। चैप्टर रिव्यूज़ के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर रिव्यू करेंगे 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इसमें आपको मैं बच्चों क्या क्या बताऊंगा, एक तो अपनी बुक्स खोल के अपने सामने रख लें, क्योंकि जिन जिन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया होगा, जिन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, आपने उन पॉइंट्स को लाजमी पढ़ना है, समझना है और शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के हवाले से इसको देखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में साथ साथ बताता जाऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट हैं कौन से नहीं हैं, लेकिन मेरा इस लेक्चर का मेन मकसद यही है कि चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट लाइंस कॉन्सेप्ट्स वो जो हैं वो ग्रैब किए जाएं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसकी आप सब बच्चों ने डेफिनेशन तैयार करनी है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आप आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वायर में से जब करंट गुजरता है तो उसके गिर्द कैसे फील्ड पैदा होती है और किस तरीके से उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर राइट हैंड रूल जो है उसकी इलस्ट्रेशन भी बताई हुई है। इसके बाद जो 14.2 क्वेश्चन शुरू होता है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद रखना है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें बच्चों आपने इस डायग्राम को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। मतलब पहली बात तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने पूरा तैयार करना ही है। तो उसमें मेनली यहाँ पर लेफ्ट साइड पर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दो वायर्स हैं, दोनों वायर्स में करंट की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। एक में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक में डाउनवर्ड है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में याद रखना है रिपल्शन होती है, और वो वायर्स जिनमें करंट की डायरेक्शन सेम होगी उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी, लेकिन ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको ये जो इक्वेशन है पूरी F इज इक्वल टू ILB साइन अल्फा, ये इक्वेशन पूरी समझ होनी चाहिए। इसमें नई क्वांटिटी आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट 1 टेस्ला न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद डॉट और क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड में क्या कॉन्सेप्ट होता है, डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज, क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज। फिर आपको इस टॉपिक में राइट हैंड रूल जो है फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए उसकी बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस टॉपिक का मकसद आपको चीज़ें डिटेल में समझाना नहीं है। वो डिटेल में अगर आपको समझना है तो फिर आप पूरा जो डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन का लेक्चर है वो देखें, वो चैनल पर सब अवेलेबल है बच्चों। ये मैं सिर्फ रिव्यूज़ के चैप्टर्स दे रहा हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस F इज इक्वल टू ILB साइन अल्फा ये फॉर्मूला लगना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक की तरह, इक्वेशन B डॉट A आपने ज़हन में रखनी है। यहाँ पर मैं मेनली आपको जिस चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ कि ये एक तो हाईलाइटेड पोर्शन कि हमें फ्लैट सरफेसेस कंसीडर करने होते हैं फ्लक्स फाइंड करने के लिए। नंबर 2 पे यूनिट, अब फाई इज इक्वल टू BA, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, B होता है टेस्ला और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो वेबर जो है वो टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर है। ये जो टेस्ला मीटर स्क्वायर है ना, ये आगे फर्दर सॉल्व करने पे जाउल पर एम्पेयर भी बनता है। तो वेबर जो है ये जाउल पर एम्पेयर भी होता है, ये बात भी आपने याद रखनी है। यहाँ से ये याद रखना है कि जो टेस्ला है ये वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। इस फैक्टर को फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। तो अगर वर्ड फ्लक्स यूज हो तो मीनिंग फाई है, लेकिन अगर वर्ड फ्लक्स डेंसिटी बोला जाए तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। ये बात बच्चों आपने याद रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक एग्जांपल आती है जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है और मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड है और कंपोनेंट्स की सूरत में है। तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि ये वेक्टर्स की नॉलेज को भी दोबारा रिफ्रेश करता है। एम्पेयर्स लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये एम्पेयर्स लॉ, इसकी इक्वेशन ये आपको याद रखनी है। फिर अगले पेज पे आके एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसमें ये जो कांस्टेंट म्यू नॉट आता है, ठीक है, इस म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 4 पाई 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और एम्पेयर्स लॉ के साथ लाजम व मलजूम है जो सोलिनॉइड का टॉपिक है वो लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो सोलिनॉइड पे एम्पेयर्स लॉ अप्लाई होता है, ये बात आपने याद रखनी है। एम्पेयर्स लॉ जो है ये मैग्नेटिक इक्विवेलेंट ऑफ गॉसेस लॉ है।
मतलब गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के काम आता है और एम्पेयर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के काम आता है। हमने चैप्टर 12 में गॉसेस लॉ को भी मल्टीपल सिमेट्री, चार सिमेट्रीज पे इम्प्लीमेंट किया, और यहाँ पर जो एम्पेयर्स लॉ है इसको करंट सिमेट्रीज पे इम्प्लीमेंट करते हैं। एम्पेयर्स लॉ में सोलिनॉइड की डेफिनेशन, सोलिनॉइड की डेरिवेशन तो है, वो फॉर्मूला यहाँ पर गिवन भी है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जो फॉर्मूला फिर B इज इक्वल टू म्यू नॉट और N बाय L इंटू आई भी बनता है। N यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, L यहाँ पे लेंथ ऑफ सोलिनॉइड है। तो ये कुछ बातें बच्चों यहाँ पर, ये ऑब्वियसली पूरा आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है, तो यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन है कि राइट हैंड रूल से आप इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। मेरा काम यहाँ पे एक और चीज़ है कि एक स्ट्रेट वायर में से जब करंट पास करता है तो उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उसकी इक्वेशन म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर है। ये बुक में डिराइव्ड नहीं है, लेकिन ये न्यूमेरिकल नंबर 5 में ये इक्वेशन यूज होती है और बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके बाद सोलिनॉइड से रिलेटेड एग्जांपल आ जाती है। सोलिनॉइड से रिलेटेड एग्जांपल, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगा कि आप इसको स्किप कर सकते हैं। नहीं। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपने क्या करना है कि पूरा टॉपिक तैयार करना है, और पूरे टॉपिक में जो आप फाइनल फार्मूला पे पहुँचते हैं F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस P, इस इक्वेशन का जो यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपने समझना है। इस इक्वेशन को इन डिटेल आपने समझना हो तो बच्चों फिर आप मेरे एंटीटेस्ट के लेक्चर भी सुने, चार्जेस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और जनरल टॉपिक भी ये पढ़ लें क्योंकि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये मेन एक फार्मूला होता है, और इसमें आगे ये हिस्सा ये शो करता है कि फोर्स नेगेटिव चार्ज पे और पॉजिटिव चार्ज पे अलग अलग डायरेक्शंस में एक्ट करेगी। नेगेटिव चार्ज पे अगर डाउनवर्ड फोर्स लगेगी तो पॉजिटिव पे अपवर्ड फोर्स लगेगी। ये कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। और उसके बाद कुछ बातें, मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन जीरो होता है, यानी वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। फिर कुछ बातें कि चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो इट विल रिवॉल्व इन अ सर्कल। चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू फील्ड जाएगा तो इट विल गो अनडिफ्लेक्टेड। चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल सिमेट्री बन रही होगी तो इट विल फॉलो अ हेलिकल पाथ, ठीक है। ये पाथ मैंने अपने एंटीटेस्ट लेक्चर में वैसे तो डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट एक क्विक रिव्यू में बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इससे आगे बढ़ जाते हैं तो मोशन ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस कॉन्सेप्ट में कि इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकती है, लिहाजा इलेक्ट्रिक फोर्स पार्टिकल पे वर्क भी कर सकती है। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन जीरो नहीं होता, बट याद रखें मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन क्या होता है, जीरो। लेकिन किसी पार्टिकल पर अगर दोनों फोर्सेस लगें तो सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, इसको लॉरेंट्ज फोर्स का नाम देते हैं। ये नाम आपने ध्यान में रखना है। इस फोर्स के कॉन्सेप्ट पे आपको आगे एक एग्जाम्पल मिलती है पेज नंबर में, पहले डायरेक्ट उस एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ, पेज नंबर 68 पे एग्जाम्पल 14.5। इसमें लॉरेंट्ज फोर्स का कॉन्सेप्ट ही यूज किया गया है। इसको वेलोसिटी सिलेक्टर का टॉपिक बोलते हैं, ठीक है। और इसमें V इज इक्वल टू E ओवर B, ये डेरिवेशन लॉरेंट्ज फोर्स के फैक्टर से होती है। आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड पे डिवाइड करें तो आंसर वेलोसिटी है, यानी आप यूं याद रखें कि न्यूटन पर कूलम को अगर हम टेस्ला पे डिवाइड कर दें तो आंसर मीटर पर सेकंड आएगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स में भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसके बाद बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ E बाय M है। E बाय M अगेन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं इस पे किन चीज़ों पर डिटेल बात करूं कि E बाय M जो है आपने याद रखना है, इसको स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। E बाय M को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। E बाय M ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.75 10 टू पावर माइनस 11 प्लस 11 कूलम्स पर केजी है। ये प्रोटॉन के लिए 9.6 इंटू 10 टू पावर 7 कूलम्स पर केजी है। ड्यूट्रॉन के लिए आपने इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर देना है, यानी ये 4.8 इंटू 10 टू पावर 7 कूलम्स पर केजी है। ड्यूट्रियन या ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की जो स्पेसिफिक चार्ज यानी चार्ज टू मास रेशियो वो सेम होती है। फर्दरली आपने ये याद रखना है कि जो न्यूट्रॉन है उसकी चार्ज टू मास रेशियो क्या होती है, जीरो। सो अगर आपको वर्ड चार्ज पूछा जाए और स्पेसिफिक चार्ज पूछा जाए तो दो अलग अलग मीनिंग्स हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज जो है वो 1.75 10 टू पावर 11 कूलम्स पर केजी है।
ये बात सब बच्चों ने याद रखनी है, ठीक है। तो EYM का टॉपिक आपने पूरा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक आएगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये सिर्फ पढ़ने के लिहाज से एक अच्छा टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है बच्चों, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से नहीं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में ये क्या है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज अ वर्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट विच इज इन फैक्ट अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। तो CRO क्या है, एक हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है। यहाँ से इसके आपने डेफिनेशन याद रख लेनी। फिर आपने अगले पेज पे आके इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना, उसके 3 पोर्शन याद रख लेने हैं। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, और ये डिस्प्ले सिस्टम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन के सारे कंपोनेंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, डिफ्लेक्शन प्लेट्स के कंपोनेंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। एक्स डायरेक्टेड प्लेट्स हैं, वाई डायरेक्टेड प्लेट्स हैं। एक्स डायरेक्टेड प्लेट्स के साथ क्या कनेक्ट होता है, टाइम बेस्ड जनरेटर। ये टाइम बेस्ड जनरेटर का जिक्र कहाँ पे है, थ्योरी पढ़ेंगे तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है यहाँ पर आपको टाइम बेस्ड जनरेटर एक अलग सर्किट का जिक्र मिलेगा। ये टाइम बेस्ड जनरेटर वेव फॉर्म प्रोड्यूस करता है। कैसी वेव फॉर्म प्रोड्यूस करता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सॉटूथ वेव फॉर्म प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर जो पैराग्राफ है वो CRO के यूज़ का मेथड बताता है कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है, और ये जगह CRO के यूजेस के लिए। और यूजेस के लिए आप ये जस्ट पहली 3 लाइंस भी याद रख लें तो CRO के लिए यहाँ से आप शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। टॉर्क एक्टिंग होना, करंट कैरिंग कॉइल, नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है। ये टॉपिक भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगली बात, ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इसके बाद वाले सब टॉपिक्स की आपको क्लैरिटी आएगी, जिसमें गैल्वानोमीटर है, एम मीटर है, वोल्ट मीटर है, ओम मीटर है। क्योंकि अगर आपको कॉइल की रोटेशन समझ नहीं आएगी तो फिर मीटर्स की भी समझ नहीं आएगी। इसमें इंपॉर्टेंटली एक तो बच्चों टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल की पूरी इक्वेशन है, IBA कॉज अल्फा, जिसको NIAB कॉज अल्फा भी बच्चों को याद करवाया जाता है। ये टॉर्क की इक्वेशन है। इस इक्वेशन में कॉज अल्फा आने का मतलब क्या है, कॉज अल्फा आने का मतलब ये है कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर हमारे पास जो कॉइल है उसका प्लेन, ये प्लेन है, उसका प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो टॉर्क मैक्सिमम आ गया। और सेकंड कंडीशन ये कि अगर हमारे पास कॉइल इस तरह है कि उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के सामने परपेंडिकुलर है तो टॉर्क मिनिमम या टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ द कॉइल का कॉन्सेप्ट आपको लाजमी समझना और सीखना है। इसके बाद टॉपिक स्टार्ट होता है गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर के बारे में डेफिनेशन, हाँ गैल्वानोमीटर में ये बता दूं, ये 4 मरतबा बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया और है भी अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें। पहले हिस्से में आप गैल्वानोमीटर का एक डेफिनेशन ले आए कि गैल्वानोमीटर क्या है, कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट के पैसेज को डिटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। इसके बाद आपने अगले पेज पर आना है बच्चों, और यहाँ पर आपने पूरे गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन के तमाम फैक्टर्स के, मैग्नेट है, उसमें आयरन सिलेंडर है, ऊपर कॉपर वायरिंग है, यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे जो है वो एक स्पाइरल जो है यूँ कह लें आप कॉइल शेप रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए है। फिर इसमें जो मैंने हाईलाइटेड पोर्शन है यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो हमेशा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, लिहाजा कॉज की वैल्यू 1 कंसीडर होगी तो हम मैक्सिमम टॉर्क ही कंसीडर करेंगे, NIBA। और फिर टॉर्क, अप्लाइड टॉर्क का ऑपोजिट क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। और दोनों को अगले हिस्से में आपने इक्वेट कर देना। अब इसके बाद क्या होता है वो फिर दोबारा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे NIBA लिखा है, उसके आगे C थीटा लिखा है, इसमें C क्या है, C टॉर्शनल कांस्टेंट है। अब ये टॉर्शनल कांस्टेंट क्या बला है, इसका ताल्लुक वायर ऑफ द गैल्वानोमीटर के साथ है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, अगले पेज पे आएंगे तो इस जगह पर आपने यहाँ पे हाईलाइट कर लेना है, यहाँ पे द कपल C। इस C के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये जो C है इट कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ। इसका मतलब है कि जो C है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, एंड बाय डिक्रीजिंग इट्स डायमीटर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर है। ये मैं शॉर्टली इस पैराग्राफ को समराइज कर दिया है कि जो टॉर्शनल कांस्टेंट C है इसका ताल्लुक वायर के साथ है, ये वायर की लेंथ के इनवर्सली और डायमीटर या एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, मैं यहाँ पर ऊपर बताने क्या लगा था, इस फार्मूला से मैं ये बताने लगा था कि हम यहाँ पर थीटा को करंट पे डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे NAB ओवर C कर देते हैं। आप इसको नैब ओवर C पढ़ लें या बैन ओवर C पढ़ लें। ये थीटा ओवर आई क्या है, थीटा ओवर आई बेसिकली गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी है।
एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट, डेफिनेशन मैंने बोली है, इसको चाहे रिवर्स करके दोबारा लिख लें। एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट इज नोन एज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर। ठीक है, इसमें इन तमाम फैक्टर्स को इंक्रीज करने से और इस फैक्टर को डिक्रीज करने से सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अब आपको समझ आ जाएगी कि अगले पेज पर क्यों लिखा है कि हमने सी को डिक्रीज करना है, क्योंकि हमने सेंसिटिविटी को बढ़ाना है। ऑलराइट, इसके बाद टॉपिक को पढ़ते जाएंगे थ्योरेटिकली। तो यहाँ पर फंक्शनिंग लिखी है कि व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वानोमीटर इज डिसकंटिन्यूड, द कॉइल विल नॉट कम टू रेस्ट एज सून एज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज सस्पेंडेड। ठीक है, इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग। यहाँ पे एक डिफेक्ट लिखा हुआ है गैल्वानोमीटर का, और ये जो डिफेक्ट है ये एंड होगा एक टाइप पर जिसे कहते हैं डेड बीट गैल्वानोमीटर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ऐसा गैल्वानोमीटर जिसकी नीडल करंट स्टॉप होने पर फौरन रेस्ट पर आ जाए उसको डेड बीट गैल्वानोमीटर कहते हैं, और यही अच्छा गैल्वानोमीटर होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को बच्चों पूरा पॉइंट टू पॉइंट बना के आपने याद करना है। इसके बाद गैल्वानोमीटर की मदद से हम आगे बनाते हैं इंस्ट्रूमेंट, जैसे एम मीटर, वोल्ट मीटर। तो मैं इन शॉर्ट वे आपको बताता हूँ, डायग्राम्स के जरिए बता देता हूँ। गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में लगाएं एक स्मॉल रेजिस्टेंस तो बन जाता है एम मीटर। एम मीटर बनता कैसे है आपने याद रखना है, पैरेलल में। और पूछा जाए एम मीटर लगता कैसे है, आपने याद रखना है ये सर्किट में लगता है सीरीज में। ठीक है, और ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस है इसके बारे में जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हुए पोर्शन, ये एमीटर की डेफिनेशन है, एमीटर की वर्किंग है। और आगे जाकर आपने ये शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अच्छी तरह याद रखना है, इससे दो न्यूमेरिकल सॉल्व होने हैं, आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। फिर अगले पेज पे आएंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि एम मीटर जो है वो लगना कैसे है सर्किट में। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, एक आइडियल एम मीटर क्या होगा, वो जिसकी शंट रेजिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी। आइडियल एमीटर क्या होगा, जिसकी शंट रेजिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी। एमीटर बनता कैसे है, पैरेलल में, लगता कैसे है, सीरीज में। वोल्ट मीटर पर आ जाए। वोल्ट मीटर क्या है, डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करती है। यहाँ पे डायग्राम से आपको ध्यान में रखना है कि गैल्वानोमीटर की मीटर मूवमेंट के साथ हाई रेजिस्टेंस लगा दें सीरीज में तो बन जाता है वोल्ट मीटर। जब ये बन जाता है तो सर्किट में कैसे लगता है, पैरेलल में। मैं मोटी मोटी बातें याद करा रहा हूं ताकि आप थ्योरी जब पढ़े तो आपको आसान हो। बनता कैसे है वोल्ट मीटर सीरीज में, लगता कैसे है, पैरेलल में। यानी एम मीटर के बिल्कुल ऑपोजिट है। और वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जिसकी हाई रेजिस्टेंस अगर इन्फिनिटी होगी बच्चों तो आपको कौन सा वोल्ट मीटर मिल जाएगा, आइडियल। बट अगेन द थिंग, आइडियल वोल्ट मीटर एग्जिस्ट नहीं करते। इसकी हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये फॉर्मूला आपने लाजमी याद करना है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है मेरी तरफ से, फॉर्मूला लाजमी याद करना है। ठीक है, यहाँ पर तरीकेकार जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको कनेक्ट कैसे करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है क्रॉस द डिवाइस। यहाँ पर एम मीटर और एम वोल्ट मीटर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, ये एग्जांपल्स आपने करनी है लाजमी। देखें यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस की इक्वेशन लगी हुई है। ओम मीटर क्या है, ओम मीटर रेजिस्टेंस मेजर करता है, इसकी डायग्राम पे भी गौर से देखें। गैल्वानोमीटर है, उसके साथ सीरीज में एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, उसके बाद दो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल सी और डी, इनके दरमियान पूरा प्रोसेस चलता है और आगे एक बैटरी भी कनेक्टेड है। याद रहे कि पिछले दोनों मटेरियल्स में, पिछले दोनों टॉपिक्स में बैटरी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ओम मीटर में सेल भी इन्वॉल्व है। तो इसमें ओम मीटर को जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी होती तो ये सर्किट ओपन कंसीडर होता है। फिर यहाँ पर हम एक सिंगल वायर लगा देते हैं, ये सर्किट शॉर्ट कंसीडर होता है। फिर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसके बाद ये क्लोज्ड सर्किट कंसीडर होता है। तो मैंने आपको हिंट बता दिया है कि इसको किस सीक्वेंस में पढ़ना है। तो ओम मीटर की आपने इसी तरह जो टॉपिक है वो पढ़ लेना। आगे एवोमीटर या मल्टीमीटर है, तो वही तमाम बातें एक डिवाइस में कन्वर्ट कर दी गई हैं कि ये हमारे पास एक लेट्स से फंक्शन स्विच है। अच्छा, डायग्राम में ये जो है ये हमारा फंक्शन स्विच है। ये फंक्शन स्विच जिस तरफ होगा वो डिवाइस सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे फंक्शन स्विच अगर हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज मेजरिंग पार्ट की तरफ है तो वोल्ट मीटर सेलेक्ट हो जाएगा। फंक्शन स्विच को यहाँ कनेक्ट करेंगे तो एम मीटर कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ कनेक्ट करेंगे तो ओम मीटर कनेक्ट हो जाएगा। यानी फंक्शन स्विच से हम क्या करते हैं, पहले डिवाइस सेलेक्ट करते हैं कि हम मीटर कौन सा यूज करने लगे। उसके बाद कहानी फिर वही है, गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दी जाए तो क्या बनेगा, एम मीटर। और फिर ये सर्किट में कैसे लगेगा, सीरीज में। इससे आगे बढ़े
तो गैल्वानोमीटर के साथ तो देखें, गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में लगा दी जाए हाई रेजिस्टेंसेस तो क्या बनेगा? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे लगेगा? पैरेलल में। नेक्स्ट केस में गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में लगा दी जाए स्मॉल रेजिस्टेंसेस तो क्या बनेगा? एम मीटर। और एम मीटर फिर सर्किट में कैसे लगेगा? सीरीज में। और थर्ड केस, गैल्वानोमीटर के साथ बैटरी, रेजिस्टर, बैटरी और यहाँ पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस हमने मेजर करनी है वो लगा दी जाएगी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ओम मीटर। यानी मेन स्टोरी फिर उसी के गिर्द घूमती है कि एम मीटर कैसे बनना है और वोल्ट मीटर कैसे बनना है। और फाइनली अगले पेज पर एक डिवाइस आती है, इसको हम डिजिटल एम मीटर या डिजिटल एवोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा सिंपल स्लीक सा डिज़ाइन होता है और इस पे डिजिटली आप एम मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर सिलेक्ट करके डिजिटल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में आंसर हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक तो होगी चैप्टर की थ्योरी। चैप्टर की थ्योरी के बाद आप आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस, ये मैंने जो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हाईलाइट किए हुए हैं, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसको आप इसी तरह हाईलाइट कर लें अपनी बुक पर। और न्यूमेरिकल्स पर आ जाएं तो न्यूमेरिकल्स बच्चों इस चैप्टर के 10 न्यूमेरिकल्स हैं और मैं किसी न्यूमेरिकल को स्किप करने का मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि चैप्टर 14 से न्यूमेरिकल लाजमी आते हैं और ये सारे न्यूमेरिकल्स आसान न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों चैप्टर नंबर 14 का एक क्विक रिव्यू। 15 का रिव्यू मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द जो है वो अपलोड किया जाए। आपको कोई सवाल करना हो, कोई बात पूछनी हो, कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।